हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर 2 शुरू कर दिया था बेसिक काउंटिंग टर्म्स। हमने 2-3 टर्म्स पढ़ भी ली थी। कौन कौन सी टर्म्स हमने पढ़ ली थी वो एक बार देख लेते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स एंड कैपिटल, ये 3 टर्म्स हमने पढ़ ली थी। होप आप सबको समझ आई होंगी। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, अकाउंट क्या होते हैं और कैपिटल क्या होती है। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। ड्राइंग्स, हमारा अगली टर्म है ड्राइंग्स। आज का टॉपिक है ड्राइंग्स। ड्राइंग क्या होती है? सपोज ये मिस्टर राम है, प्रोप्राइटर है ये। इनका बिजनेस है XYZ। इनका बिजनेस चल रहा है मिस्टर राम का। ठीक है, हमने ये छोटा सा फॉर्मेट देखा था बैलेंस शीट का। इधर लायबिलिटी साइड होती है, ये इधर एसेट साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आता है कैपिटल। कैपिटल में से ड्राइंग्स हम माइनस कर देते हैं। अब ड्राइंग्स होता क्या है, जब भी किसी जब भी प्रोप्राइटर को या फिर पार्टनर को अपने पर्सनल यूज के लिए मनी या फिर गुड्स चाहिए होते हैं तो वो बिजनेस से ले लेता है। बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए ले लेता है। और किस कॉस्ट पे लेता है? परचेज कॉस्ट। गुड्स हैं तो किस पर लेगा वो? परचेज कॉस्ट पर। इसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब क्या? जब भी कोई प्रोप्राइटर या पार्टनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी मनी या कोई भी गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए ले लेता है, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। और गुड्स को वो हमेशा वो बिजनेस से लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो जब भी कोई प्रोप्राइटर या पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए मनी या गुड्स बिजनेस से लेता है परचेज कॉस्ट पर, उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स का मतलब ये होता है, जब भी हम अपने बिजनेस से कोई भी चीज या कुछ पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से ले लेते हैं तो वो ड्राइंग होती है। तो उस ड्राइंग को हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। जितने भी पैसे लिए या जितना भी सामान लिया, जो सामान हम लेंगे उसको हम परचेज कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। मतलब सपोज करो मिस्टर राम का गारमेंट्स का बिजनेस था। इनका क्लोथ्स का था, गर्ल्स, बॉयज और किड्स। इनका तीनों के गारमेंट सेल कर रहे थे। तो सपोज करो मिस्टर राम ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ कपड़े विड्रॉ करे। इन कपड़ों को किस कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे? जिस पर मिस्टर राम खरीद के लाए होंगे। मिस्टर राम के लिए वो कपड़ों की जो परचेज कॉस्ट रहेगी, मतलब मिस्टर राम ने जितने पैसे पे किए होंगे उन कपड़ों को खरीदने के लिए अपने स्टॉक में, उतने पर उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक बार बुक से देख लेते हैं। ड्रॉइंग्स, it is the amount withdrawn or goods taken by the proprietor or partner for personal use. Goods so taken by the proprietor or partner are valued at purchase cost. Drawing reduce the investment और कैपिटल ऑफ द ओनर्स। ये क्या करता है? ड्राइंग को क्या करता है? वो कैपिटल को, ओनर की कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। भाई सब इनकी सपोज करो कैपिटल है 1 लाख और इन्होंने 10,000 की ड्राइंग कर ली, तो इनके पास 90,000 बचे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। ड्राइंग बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इज डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट।
और जब हम ड्राइंग अकाउंट बनाएंगे, जब हम ड्राइंग अकाउंट बनाएंगे तो हम ड्राइंग अकाउंट में उसे डेबिट कर देंगे, तो ये डेबिट साइड जाएगा। At the time of preparing balance sheet, it is deducted from the capital of the proprietor or partner as the case may be. अगर proprietorship है तो proprietor की कैपिटल में, अगर पार्टनर है तो जिस सपोज करो पार्टनर है तो हमारी ये बैलेंस शीट है, यहाँ कैपिटल है, ए की कैपिटल है, ये कैपिटल बी की और ये सी की है, और ए बी सी कौन है? पार्टनर्स। ए बी सी क्या है? पार्टनर्स। तो इनकी कैपिटल में अगर सपोज ए ने विड्रॉ किया है तो ए की कैपिटल में से माइनस कर देंगे, बी ने ड्राइंग करी है तो बी की कैपिटल में से माइनस कर देंगे, सी ने ड्राइंग करी है तो सी की कैपिटल में से माइनस कर देंगे। जिस भी पार्टनर ने जो भी ड्राइंग करी होगी वो उसी पार्टनर की कैपिटल में से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब हमने कोई भी पैसे या सामान अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से निकाले हैं। When the proprietor borrows some money, not borrow, when the proprietor or partner withdraws some money or goods from his business for his personal use। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओन बाय द बिजनेस। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो भी पैसे बिजनेस को रीपे करने हैं वो लाइबिलिटी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? बिजनेस को। बिजनेस की लाइबिलिटीज मतलब बिजनेस को, हमने कल लास्ट क्लास में देखा था कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का मालिक अलग होता है। तो जितने भी पैसे बिजनेस को पे करने हैं, जो भी लाइबिलिटी बिजनेस की है, जो भी पैसे बिजनेस को रीपे करने हैं, मतलब रीपे या पेबल है उनके ऊपर, उन्हें पे करने हैं। ठीक है, रीपे या पे करने हैं उसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं। Liabilities means amount payable by the business. Liability towards the owner of the business is termed as the internal liability. मतलब क्या है कि liability towards the owners, proprietor or partner of the business is termed as internal liability. On other hand, liability towards the outsiders or other than the owner, it's termed as the external liability. हमारी लाइबिलिटीज भी कितने टाइप की बताई हैं उसने? दो टाइप की, एक तो है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। मतलब क्या है कि इंटरनल लाइबिलिटी वो होती है जो कि ओनर की होती है, प्रोप्राइटर या फिर पार्टनर की होती है, जो कि प्रोप्राइटर और पार्टनर की होती है। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है? जो कि आउटसाइडर्स के लिए होती है। जैसे कि हमने आउटसाइडर के लिए क्या, हमने कोई लोन लिया, हमने लोन लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट करा, तो ये सब हमारी क्या हो गई? ये सब हमारी क्या हो गई? एक्सटर्नल लायबिलिटी। और इंटरनल लायबिलिटी मतलब जो ओनर ने ही पैसे लिए हैं, मतलब ये तो ओनर के साथ ट्रांजेक्शन है बिजनेस की। बिजनेस और ओनर के बीच में जो ट्रांजेक्शन है वो कौन सी है? इंटरनल। लेकिन बिजनेस और आउटसाइडर्स के साथ जो ट्रांजेक्शन है वो कौन सी होती है? एक्सटर्नल। लेकिन बिजनेस और ओनर, बिजनेस और ओनर्स के साथ जो लाइबिलिटी है वो होती है इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है, अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी
arise because of the credit transaction or loan taken. Example of the external liabilities are creditors. External liability की क्या है? Example, हमने उधार पे सामान खरीदा, अब उन्हें पैसे देने, तो क्रेडिटर्स, हमारी कौन सी? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। और हमने कोई लोन लिया, ठीक है, हमने कोई बैंक ओवरड्राफ्ट किया, तो ये सब क्यों होंगी? हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। मतलब हमें ओनर को पैसे नहीं देने हैं, किसी आउटसाइडर को पैसे देने हैं। भाई आपने किसी मिस्टर श्याम से सामान खरीदा, ठीक है, बैंक से लोन लिया, एसबीआई बैंक से लोन लिया, हमारा किसी और बैंक में ओवरड्राफ्ट हो गया, तो ये सब क्या है? आउटसाइडर्स हैं। यहाँ पे कहीं ओनर का नाम आया? नहीं। मिस्टर श्याम कोई और डीलर है, बिजनेस है, उनसे हमने सामान खरीदा, उधार पे खरीदा, अब उन्हें पैसे पे करने हैं, तो वो हमारे क्रेडिटर्स हैं। बैंक भी आउटसाइडर्स होते हैं, और बैंक पर ओवरड्राफ्ट क्या है, ये सब हमारे बैंक को रीपे करने हैं, तो ये सब हमारी क्या हो गई? एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। अब क्या आता है? अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? अदर लाइबिलिटीज, सबसे पहली टर्म है नॉन करंट लाइबिलिटीज। दूसरी होती है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी, हमारी लाइबिलिटी दो टाइप की होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? नॉन करंट liabilities, that liability which is payable after a period of more than a year from the end of the accounting period. Example of non current liability are long term loan or debentures etc. गाइस हमने एक चीज पढ़ा था, एक फाइनेंशियल ईयर हमारा पूरा 12 मंथ्स का होता है, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं हमारा पूरा फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, ठीक है। अब हमने कोई भी ट्रांजेक्शन मिड ऑफ द ईयर करी, हमने कोई भी ट्रांजेक्शन मिड ऑफ द ईयर करी, सपोज ये करी अक्टूबर में, हमारा ये होता है 1 अप्रैल और ये यहाँ पे 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अब हमने कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे करी, तो मिड ऑफ द ईयर करी, अब इसके ईयर एंड यहाँ पे हो रहा है, अब ईयर एंड खत्म होने के 1 साल बाद और दोबारा ये सेकेंड ईयर हो गया, बहुत सारे साल निकल गए, 1 2 3 4 5, तो जो भी पेमेंट 1 साल के बाद होती है, जो भी पेमेंट हमें 1 साल के बाद करनी है, वो हमारी होती है नॉन करंट। नॉन करंट क्या होती है? जो कि लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर, मतलब जिसकी पेमेंट हम 1 साल के बाद करेंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलो तो कोई भी पेमेंट जो भी 1 साल या 2 साल के बाद होती है वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। और करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो कि पेमेंट हमारी विद इन द 12 मंथ्स हो जाती है, जो पेमेंट हमारी विद इन 12 मंथ्स हो जाती है वो हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। और जो भी पेमेंट हमारी 12 मंथ्स के बाद होती है वो हमारी, क्योंकि 12 मंथ्स मतलब क्या, एक एक 1 ईयर, 1 साल, तो जो भी पेमेंट हमारी विद इन 12 मंथ्स हो जाती है करंट लाइबिलिटी होती है। और जो भी पेमेंट्स हमें 12 मंथ्स के ज्यादा लगते हैं, 1 साल से ज्यादा के, वो तुम्हारी नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं। बस करंट और नॉन करंट में इतना ही डिफरेंस है टाइम पीरियड का, इतना ही डिफरेंस है टाइम पीरियड का।
जैसे कई बार लोन होते हैं हमारे, कई कई साल चलते हैं लोन लोन लोन। एग्जाम्पल देखो, हमने बैंक से लोन लिया, लोन की पेमेंट करी हमने, 5 साल का लोन है, ठीक है, 5 लाख का लोन था। हर साल हम ईयर 1 2 3 4 5 हर साल हम 1 लाख 1 लाख पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा लोन कितना चला, 1 साल से ज्यादा चला, तो ये क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा, हमारी क्रेडिटर्स हैं, हमने सामान खरीदा मई में, मई में हम परचेज करके लाए, और उसने कहा कि भाई मैं तो 2 3 महीने का उधारी दूंगा, आपको पेमेंट जल्दी करनी पड़ेगी, और हमने अगस्त में पेमेंट कर दी, 3 मंथ्स, और विद इन 4 मंथ्स हमने क्या कर दिया पेमेंट कर दी। तो ये 12 मंथ से पहले पहले हो गई, 12 मंथ क्रॉस नहीं हुए, तो ये हमारी क्या है, करंट लायबिलिटीज। जो भी पेमेंट हमारी 12 मंथ्स के अंदर अंदर हो जाती है वो हमारी करंट लायबिलिटीज होती है, और जो भी एक साल या उससे ज्यादा लगता है वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज होती है। Non-current liability is that liability which is payable after a period of more than a year from the end of the accounting period. Example of the non-current liability are long-term loan, debentures, etc. Current liabilities मतलब क्या होता है? Current liability is that liability which is payable within 12 months from the end of the accounting period. Example of the current liability creditors, bill payable और short-term loan. कई बार लोन भी 1 साल के अंदर अंदर वाले होते हैं जिसकी रिपेमेंट हमें 1 साल के अंदर अंदर करनी होती है। हमने लाइबिलिटी में क्या पढ़ा, इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनल एक्सटर्नल, और नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज। हमने लाइबिलिटीज क्या पढ़ा, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कोई भी अगर ट्रांजैक्शन है आउटसाइडर्स के साथ, और इंटरनल मतलब ओनर्स के साथ, कोई भी हो सकता है ये, दैट इज प्रोप्राइटर और पार्टनर, एज द केस मे बी, जो भी है। पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स, और प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर। आउटसाइडर्स कौन, जैसे कि क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, ठीक है, ये सब। फिर हमारी लाइबिलिटीज हमने पढ़ी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, जिसकी पेमेंट मोर देन 1 ईयर और दूसरा है करंट लाइबिलिटीज जिसकी पेमेंट विद इन द 12 months। ठीक, बस इतना सा लाइबिलिटी। नेक्स्ट आता है एसेट्स। नेक्स्ट हम क्या थी, हमने बैलेंस शीट देखी थी, बैलेंस शीट है ये हमारी, यहाँ लाइबिलिटीज आती हैं, यहाँ एसेट्स आती हैं। लाइबिलिटी में पहले कैपिटल आती है यहाँ पर, फिर हमारी यहाँ सारी लाइबिलिटीज आती है, ठीक है, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज होंगी, यहाँ सारी एसेट्स आती हैं। देखते हैं हमारी एसेट्स क्या क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट ओन बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइजेस। जैसे कि हमने देखा था कि
बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का ओनर अलग होता है, बोथ आर डिफरेंट एंटिटी। जैसे ही हमने देखा था कि बिजनेस की जो लायबिलिटी है, बिजनेस की लायबिलिटी होनी चाहिए, वैसे ही ये जो एसेट्स हैं वो किसकी हैं, वो बिजनेस की हैं, बिजनेस की एसेट्स। मिस्टर राम है ये ओनर, इनके अपने घर में, इनके अपने घर में एसी है, फर्नीचर है, लैपटॉप है, कार है। वो उनकी एसेट्स तो हैं लेकिन वो बिजनेस एसेट्स नहीं है, ये बिजनेस की एसेट्स नहीं है। लेकिन मिस्टर राम का ऑफिस है, फैक्ट्री है, या उनकी शॉप है, कुछ भी उनका बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, शॉप हो सकती है, मील हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे जो भी एसी प्लस फर्नीचर, लैपटॉप, कार, भाई ट्रक हो सकते हैं, और ऑटो रिक्शा हो सकती हैं अपनी, ये सब चीजें क्या है, उनकी बिजनेस की एसेट्स। क्या हम इन्हें अब इन्हें बोलेंगे बिजनेस एसेट्स? So now you guys are able to understand what is the difference between the business assets and personal assets. Personal assets मतलब उनकी घर की assets, और business की asset मतलब उनके business की assets। उनके अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में जितनी भी मशीनें लग रही हैं, जितना भी वहाँ सेटअप है, फर्नीचर है, एसी है, चिमनी लग रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बहुत सारी चिमनी लगी होती हैं, बहुत सारी कार, बहुत सारे ट्रक, बहुत सारी चीजें जो यूज होती हैं, वो फिक्स एसेट जो यूज होती है वो बिजनेस के फिक्स एसेट्स होती हैं। हम उन्हें कंसीडर करेंगे बिजनेस में, ना कि घर वाली। अगर सपोज करो ये घर का लैपटॉप बिजनेस के यूज के लिए ले आए, घर का लैपटॉप बिजनेस के लिए यूज में ले आए, तब हम कह सकते हैं हाँ वो बिजनेस की होगी। ठीक है। अब assets are the properties owned by an entity or the enterprises। assets are the properties owned by an entity, मतलब ये वो assets हैं जो बिजनेस की हैं, बिजनेस ने ओन की हैं। they are the economic resources of the business, ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं बिजनेस की। ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं बिजनेस की। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल अनेबल द फर्म टू गेट द इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर, इट इज एन एसेट्स। मतलब क्या है, अगर सिंपल वर्ड्स में बोले, कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज फर्म की, मतलब फर्म क्या, ऑफिस, फैक्ट्री, शॉप, बिजनेस की, जो कि उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट देगी फ्यूचर तक या फ्यूचर में। ठीक है, इन द फ्यूचर, फ्यूचर ये इन सब मशीनों का यूज करके, फर्नीचर का यूज करके, लैपटॉप का यूज करके, इन सब से, इन सब का यूज करके ही तो वो अपना बिजनेस चला पा रहा है। मशीनें ही नहीं होंगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा? प्रोडक्शन हो रहा है तभी उन्हें बेनिफिट, जो प्रोडक्शन से फाइनल गुड बन रहा है उन्हें सेल कर रहे हैं, उससे उन्हें मुनाफा हो रहा है। तो ये मशीन उनके लिए क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है, और वो मशीन हमेशा देगी, मतलब आज भी, कल भी, फ्यूचर में भी। ठीक है, क्योंकि मशीन से ही उनकी फैक्ट्री में सामान बन रहा है, जिस सामान को बेचकर उन्हें मुनाफा हो रहा है, उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। तो मशीन क्या दे रही है, उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है फॉर द फ्यूचर। एग्जाम्पल ऑफ द एसेट्स आर, एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट,
और गुडविल एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी हो सकती है। अब हमें देखते हैं कि ये एसेट्स कैसे हैं। भाई लैंड बिजनेस की है, उस बिजनेस के ऊपर बिल्डिंग बन रही है, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग हमेशा उन्हें फ्यूचर तक का प्रॉफिट देंगी। ऐसा तो नहीं है कि लैंड पे आज फैक्ट्री बनाई, आज बिल्डिंग बनाई, वो आज ही खत्म हो जाएगी, नहीं, वो सालों साल रहेगी, 100 सालों तक रहती है। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है। इसके बदले उन्हें कुछ पे नहीं करना है, एक बार खरीद ली, उस पर अपनी बिल्डिंग बना ली, तो अब ये बिजनेस की हो गई, ठीक है, और ये सालों साल चलेगी, और इसी बिजनेस पे काम, इसी फैक्ट्री में काम करके, इसी बिल्डिंग में काम करके वो फ्यूचर तक भी बेनिफिट लेंगे। हमेशा इस बिल्डिंग में जो ये काम कर रहे हैं वो सालों साल करेंगे, और इसके बदले उन्हें कुछ पे भी नहीं करना है, क्योंकि ये उन्हीं की एसेट्स है। मशीन, सेम चीज, मशीनों का यूज करके ही प्रोडक्शन होगा। भाई मशीनों का यूज करके ही प्रोडक्शन होगा, और जो प्रोडक्शन होगा, जो भी सामान बना, जो भी प्रोडक्ट बना, उसे सेल करके उन्हें मुनाफा होगा। तो इसलिए मशीन भी क्या है, फिक्स एसेट। हमने एक बार खरीद ली, उन्हें सेट कर दी, हम दोबारा उन्हें नहीं बेचेंगे जब तक वो खराब नहीं हो जाती हैं। अगर खराब भी हो गई तो रिपेयर कराते हैं लोग पहले, बिल्कुल ही डैमेज हो गई तो उसे रिप्लेस कर देंगे, नई मशीन आ जाएगी, लेकिन मशीन तो रहेगी, और मशीन से ही सामान बनेगा, और सामान बेचकर ही मुनाफा और प्रॉफिट होगा। ठीक है, सेम अगला फर्नीचर, सेम चीज। मैंने फर्नीचर खरीद लिया अपने बिजनेस के लिए, उसे पूरा लगवा लिया, पूरा सेटअप कर लिया, फर्नीचर पूरा एडजस्ट कर दिया। अब क्या मैं इसे रोज रोज सेल करूंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरे बिजनेस का फर्नीचर है, और ये हमारे बिजनेस में काम आएगा। फर्नीचर की जरूरत है, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको किसी भी प्रीमाइसेस में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी शॉप पे, किसी भी ऑफिस में फर्नीचर तो चाहिए, बिना फर्नीचर के तो कुछ होगा ही नहीं। फर्नीचर भी क्या है, और उसने अपना फर्नीचर खरीद के अपने बिजनेस में लगा दिया तो वो उसकी फिक्स एसेट है। स्टॉक, हम सामान या तो स्टॉक परचेज करके लाए, या हमने स्टॉक प्रोड्यूस किया, मतलब गुड्स बनाए, गुड्स बना के हमने स्टॉक में रख दिया, अपने गोडाउन में रख दिया। आपने नॉर्मल लैंग्वेज में सुना होगा कि लोगों ने अपना माल गोदाम में भर रखा है। फैक्ट्री में माल बनता है और गोदाम में रखा जाता है स्टोर, एक साथ तो सारा माल नहीं बिक जाता। और इस माल पे पूरा हक किसका है? जिसने बनवाया है, वही फैक्ट्री वाला है। एक बंदे की फैक्ट्री है, वो बेडशीट बनवाता है, उसने पूरी चादरें बनवाई, 1000 चादर बनी एक दिन में, 2000 चादर बनी एक दिन में, पूरी चादरों को स्टॉक कर दिया। अब 2-3 दिन बाद सेल होंगी, तो उस चादरों पे जो फाइनल फिनिश गुड हैं, उन पर उस ओनर का ही हक है, वो उन्हें बेचेगा और उनसे पैसे आएंगे। तो कुछ लायबिलिटी तो पे नहीं करनी पड़ रही ना, उसके बेचकर हमें पैसे मिलेंगे, तो ये स्टॉक भी हमारा क्या हो गया? एसेट्स हो गए। डेटर्स, हमने माल बेचा, उधार पे बेचा, हमने माल बेचा और उधार पे बेचा। उधार पे बेचने के बाद क्या होएगा? भाई 2-3 महीने बाद कभी तो वो पैसे, क्रेडिटर हमारा पैसे देगा, डेटर हमारे पैसे देंगे, तो वो डेटर हमारे पैसे हमें देंगे, तो वो हमारे पास पैसे आएंगे, उस पैसे को हमें, उस पैसे पे पूरा हमारा हक है, बिजनेस का हक है, डेटर्स पे पूरा बिजनेस का हक है। भाई डेट सेल करा, क्रेडिट पे करा, बाद में डेटर्स ने पेमेंट कर दी, तो हमें क्या हुआ? हमें मनी रिसीव हो गई, मनी रिसीव हो गई। तो ये हमारे पास पैसे आए हैं, तो इसलिए हमारी क्या हो जाएगी? हमारी संपत्ति है, एसेट्स हो जाएगी। कैश, बिजनेस का जितना भी कैश उनके पास अवेलेबल है वो बिजनेस की संपत्ति है। बैंक में आपने जितना भी डिपॉजिट कराया है, बैंक में आप जितना भी पैसे डिपॉजिट कराते हो, वो आपकी संपत्ति होती है, इसलिए ये हमारा एसेट्स होती है। अब आते हैं ये ट्रेडमार्क, इसे हम 1 मिनट रुक के पढ़ेंगे, इन तीनों को भी रुक के पढ़ेंगे हम। गुड। हमारी एसेट्स 2 टाइप की होती हैं, हमारी एसेट्स 2 टाइप की होती हैं। कौन सी? टेंजिबल और दूसरी
इंटेंजिबल, टेंजिबल मतलब क्या, जिसे आप टच कर सकते हो, और इंटेंजिबल मतलब क्या, जिसे आप टच नहीं कर सकते हो। हमारी एसेट्स कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो जिसे हम टच कर सकते हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स वो जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिनकी टेंजिबल जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंसी होती है। अब एग्जाम्पल, अब तक हमने पढ़ा लैंड, आप इसे छू सकते हो, बिल्डिंग आप इसे छू सकते हो, फर्नीचर आप इसे छू सकते हो, लैपटॉप टच कर सकते हो इसे, कार टच कर सकते हो। तो ये सब क्या हो गए हमारे टेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब जो होते तो हैं बट उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंसी नहीं होती, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर। मतलब ये जो हैं तो गुडविल, गुडविल मतलब क्या, ट्रेडमार्क मतलब क्या, सॉफ्टवेयर मतलब क्या। ट्रेडमार्क, जैसे आपने सुना होगा कि किसी किसी बिजनेस का अपना अलग ट्रेडमार्क होता है, अपना अलग ट्रेडमार्क होता है, उस मार्क को सिर्फ वही यूज कर सकता है, कोई और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या उस ट्रेडमार्क को आप टच कर सकते हो, नहीं, वो सिर्फ नाम से है कि हाँ ये ट्रेडमार्क मिस्टर एक्स वाई जेड का है, उसे हम टच नहीं कर सकते, तो वो क्या है, इंटेंजिबल एसेट। और उस ट्रेडमार्क पर मिस्टर राम का ही, सपोज करो मिस्टर राम का ट्रेडमार्क है वो, तो मिस्टर राम का ट्रेडमार्क है, तो उस पे केवल मिस्टर राम का हक है, कोई और उसे कॉपी नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर, हमने कोई सॉफ्टवेयर खरीद के अपने सिस्टम में लगवा लिया, क्या उस सॉफ्टवेयर को, अब वो सॉफ्टवेयर हमारा हो गया, मिस्टर राम ने कोई सॉफ्टवेयर परचेज करा और उसे अपने सिस्टम में लगवा लिया, तो क्या वो सॉफ्टवेयर को टच कर सकते हैं, नहीं। क्या हम किसी सॉफ्टवेयर को टच कर सकते हैं, नहीं। लेकिन हमें पता होता है कि एक सॉफ्टवेयर है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। गुडविल, अब गुडविल में आपने देखा होगा मार्केट में किसी किसी की रेपुटेशन बहुत ज्यादा होती है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, मतलब जैसे कि आपके ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मुफ्ती ब्रांड है ना, और आपका ये बीकानेर वाला, हल्दीराम, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनकी मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन है, तो हम इसे कह देते हैं इनकी मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल है, इनके बिजनेस की बहुत अच्छी गुडविल है। तो क्या हम सब जानते हैं हल्दीराम वाला कौन है, बीकानेर वाला कौन है, तो इनकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, इनकी गुडविल अच्छी है। क्या हम या खुद ये हल्दीराम वाले, बीकानेर वाले, या मुफ्ती, लिवाइज और ये इतने सारे ब्रांड्स हैं, क्या ये अपने गुडविल को टच कर सकते हैं, नहीं। एग्जिस्ट है, रेपुटेशन एग्जिस्ट है, क्या आप रेपुटेशन को टच कर सकते हो, नहीं। तो ये कौन सी एसेट्स हो गई, इंटेंजिबल एसेट हो गई। मतलब इन पे हक तो पूरा है ओनर का, लेकिन इसे वो टच नहीं कर सकते हैं, है ना, टच नहीं कर सकते। तो उनकी एक अपनी अच्छी मार्केट में गुडविल है, तो वो कौन सी होती है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो अब आपको ये तीनों पॉइंट समझ आ गए होंगे कि मैंने क्यों रोका था इन्हें पढ़ाने के लिए। ऑल्दो ये हमारी एसेट्स हैं, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंसी तो है, लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंसी नहीं है। ये हमारी एसेट्स तो हैं, लेकिन इन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। So this is the difference between the tangible assets and intangible assets. ठीक है, अब जैसे हमने अभी लाइबिलिटीज में पढ़ा था, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी, वैसे ही एसेट्स में पढ़ेंगे।
एसेट्स और दूसरा कौन सा है, करंट एसेट्स। जो एसेट्स बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए रखी जाती है, अभी तो हमने केवल एसेट्स में क्या पढ़ा था, ऊपर फिक्स एसेट्स पढ़ी थी बस। अब पहले तुमने फिक्स एसेट्स खत्म कर ली। फिक्स एसेट्स में भी दो टाइप की पढ़ी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब हमारा आता है दूसरा, नॉन करंट एसेट्स। फिर आएगा हमारा करंट एसेट्स, ठीक है। फिर आएगा हमारा फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, एसेट्स, फिक्स एसेट्स पढ़ी हमने, करंट एसेट्स और क्या आएगा, फिक्टिशियस एसेट्स। ये हमारी 1 2 3 4, ठीक है। ये हमने खत्म कर लिया। फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट्स होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। टेंजिबल एसेट जिसे हम टच कर सकते हैं, और इंटेंजिबल एसेट जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या थे, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, लैपटॉप, कार, एक्सेट्रा। और इंटेंजिबल के क्या थे, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे तक फिक्स एसेट्स के थे। अब आता है हमारा, अब आता है हमारा क्या, नॉन करंट एसेट्स। अब हम पढ़ेंगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मतलब क्या, जो भी एसेट्स हमने, अच्छा फिक्स एसेट और एसेट्स को मिक्स मत कर देना। फिक्स एसेट अलग टर्म थी, खत्म, ये हेडिंग थी और ये सब हेडिंग थी, ठीक है। ये सब हेडिंग खत्म हो गई, हम अगले पे आ रहे हैं नॉन करंट एसेट्स पर। तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स वाला कंसेप्ट खत्म, मतलब कार, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, वो सब यहाँ नहीं आएगा। वो सब हमारी फिक्स एसेट्स हैं, लेकिन वो हमारी फिक्स एसेट्स में आती हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरे से बाकी हम हेड है ये हमारा एसेट्स, और हम दूसरा है नॉन करंट एसेट्स। एसेट्स के अंदर आता है नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो जो भी एसेट्स हमारी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होती है, जो भी एसेट्स हमारी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होती है, वो हमारी होती है नॉन करंट एसेट्स। वो हमारी कौन सी होती है, नॉन करंट एसेट। और जो भी एसेट्स हमारी शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होती है, वो होती है हमारी करंट एसेट्स, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स आर, मैम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, नॉन करंट के बारे में। Non-current assets are those assets which are held by an entity or enterprises not with the purpose to resale but are held either as investment or to facilitate business operation. फिर से पढ़ते हैं, नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कि बिजनेस ने रख रखे, ऑब्वियसली बिजनेस की होंगी एसेट्स। तो non-current assets are those assets which are held by the business or enterprises, ठीक है, not with the purpose to resale। बिजनेस ने कोई भी एसेट्स रख रखी है लेकिन सेल के पर्पस से नहीं, मतलब बिजनेस का पर्पस उसे सेल करना बिल्कुल भी नहीं है, उसे रिटेन करके रखना है, या फिर उसे
purpose to resale but are held either as a investment or to facilitate business operation. इससे इन्वेस्टमेंट के पर्पस से रख रखा है या फिर बिजनेस ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। बिजनेस ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करने के लिए। In other words, those assets are held by the business for a long-term point of view. Example of the non-current asset are fixed assets. जैसे non-current assets का example क्या आया? Fixed assets. हमने अपनी कार, फर्नीचर, ये सब कुछ रीसेल करने के पर्पस से नहीं ले रखी। दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन, एडवांस एंड अदर करंट एसेट्स। सपोज करो नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मतलब हेल्ड बाय बिजनेस, जो भी बिजनेस है, held by business or entity whatever it is, ठीक है, for long term investment, not for sale, not for resale, ठीक है। एग्जाम्पल हमने फिक्स एसेट्स पढ़ी थी, फिक्स एसेट्स पढ़ी थी ये हमने, ये फिक्स एसेट्स हमारी नॉन करंट एसेट्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो भी हमने फिक्स एसेट खरीदी हैं वो हमने बेचने के लिए नहीं खरीदी हैं, वो हमने अपने बिजनेस के ऑपरेशन को चलाने के लिए खरीदी है। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, कंफ्यूज मत होना, फिक्स एसेट अपनी एक अलग हेडिंग है, वो बैलेंस शीट में अलग से शो होगा फिक्स एसेट्स, उसके बाद हेडिंग आएगी नॉन करंट एसेट्स। यहाँ पे नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट को एज अ एग्जाम्पल बताया हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अभी धीरे धीरे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सब चीज क्या है, हमने क्या आपने लैंड केवल 1 साल के लिए खरीदा है? क्या केवल बिल्डिंग 1 साल के लिए बनाई है? क्या मशीनें केवल 1 साल के लिए खरीदी है? नहीं, लैंड भी आपका सालों साल चलेगा, उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनी है वो भी सालों साल चलेगी, और उसमें जो मशीनें रखवाई हैं वो भी आपकी सालों साल चलेंगी। तो वो हमारी किस चीज के लिए? लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। तो जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी एसेट्स हमने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदी है वो हमारी नॉन करंट एसेट के हेड में आती है। अगला एग्जाम्पल है एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? बिजनेस ने क्या करा, कहीं पैसे इन्वेस्ट करे, भाई बिजनेस को मुनाफा हुआ, हम भी कई बार क्या करते हैं, जब हमें पॉकेट मनी मिलती है, हम अपने पॉकेट मनी से जितना हमारा खर्चा महीने को होना होता है वो हम करके, उसके बाद जो हमारे पैसे बच जाते हैं उसे हम सेव कर लेते हैं, बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, या फिर अपने लिए कुछ इन्वेस्ट, अपने उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि हमें कुछ रिटर्न में मिले। तो ऐसे ही बिजनेस भी क्या करता है, बिजनेस को जब मुनाफा होता है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है, तो वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देता है। बिजनेस इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस इन्वेस्ट कर रहा है, मिस्टर राम नहीं, बिजनेस इन्वेस्ट कर रहा है। ऑब्वियसली मैनेज मिस्टर राम ही करेंगे क्योंकि वो ओनर है, बट यहाँ पे बिजनेस और बिजनेस के ओनर को अलग अलग रखा गया है। तो बिजनेस ने क्या करा, अपने मुनाफे में से कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए, और वो पैसे जो इन्वेस्ट करे हैं ना, वो फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए किए हैं, मोर देन 1 ईयर के लिए किए हैं। जब हम 1 से ज्यादा साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है, वो हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल है लॉन्ग टर्म लोन्स। हम लोन लेंगे और लोन दे भी तो सकते हैं, मतलब बिजनेस ने क्या करा, लोन लिया, लोन लेगा तो वो रीपे करेगा लोन को, तो वो उसकी लायबिलिटी है। लेकिन हमसे किसी ने लोन ले लिया,
मतलब XYZ लिमिटेड, XYZ से किसी ने लोन ले लिया, तो जब वो लोन उसने दिया तो उसे पैसे वापस से मिलेंगे और उस पे प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा, उस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। जब मैंने किसी को लोन दिया तो वो मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों दोनों पैसे लौटाएगा मेरा। तो ये पैसे अल्टीमेटली बाद में मेरे पास ही आ जाएंगे, तो ये मेरी एसेट्स हैं। और जब मैंने किसी को लोन 1 साल से ज्यादा के लिए दिया, लॉन्ग टर्म के लिए दिया, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, इतना समझ आता है। कोई भी एसेट जो हमारे पास लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है वो हमारी नॉन करंट होती है। अब आता है हमारा करंट एसेट्स। Current assets are those assets which are held by the entity or enterprise with the purpose of converting them into cash within a short period. Current asset वो assets होती हैं जो कि business क्या करना चाहता है, उन assets को convert करना चाहता है into cash within a short period. कोई भी एंटिटी जब अपनी एसेट्स को कन्वर्ट करना चाहती है कैश में विद इन अ शॉर्ट पीरियड, वो होती है करंट एसेट्स। करंट एसेट मतलब करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय द एंटिटी और एंटरप्राइजेस विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन द शॉर्ट पीरियड, दैट इज शॉर्ट पीरियड मतलब 1 ईयर। शॉर्ट पीरियड मतलब 1 ईयर। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें, स्टॉक। स्टॉक हमारी एसेट्स है, इतना समझ आ गया होगा। अब हमने स्टॉक, ठीक है हमारे पास स्टॉक है, हम ज्यादा किसी का भी पर्पस होगा कि हम स्टॉक को जल्दी से जल्दी सेल आउट कर दें, जल्दी से जल्दी सेल कर दें ताकि उससे वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो हम स्टॉक को ऑब्वियसली 1 साल तक का तो वेट नहीं करेंगे, हम 1 साल का तो वेट नहीं करेंगे कि मैंने आज यहाँ पे सामान बनवाया है, यहाँ पे ये पूरे 12 मंथ्स और मैं यहाँ पे तो प्रोडक्शन हुआ है और 12 मंथ्स बाद में सेल करूं, ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि उनका माल, एक्सेप्शन केस हमेशा होते हैं, अगर एक्सेप्शन केस को हटा दिया जाए, नॉर्मल सिचुएशन देखी जाए, तो जब हमारा प्रोडक्शन होता है उसकी हर एक बिजनेस की, हर एक प्रोडक्शन जिसने हर एक मालिक की, ओनर की यही कोशिश रहती है कि उनका माल जल्दी से जल्दी सेल आउट हो जाए, जल्दी से जल्दी सेल आउट हो जाए। तो कोई भी तो पूरा वेट नहीं करेगा कि 12 मंथ्स के बाद में अपना स्टॉक सेल करूं, नहीं ना। तो उसमें क्या होता है, स्टॉक हमारी करंट एसेट है, उसमें क्या होता है, स्टॉक हमारा 12 मंथ्स के अंदर अंदर सेल हो जाता है। ठीक है, बुक से पढ़ लेते हैं। Current asset are those assets which are held by entity or enterprises with the purpose of converting them into cash within a short period, that is 1 year. For example, goods are purchased, हमने सामान खरीदा, सेम चीज यहाँ पे हमने प्रोडक्शन करी है, अगर हमने सामान परचेज भी किया होता तो हम भी जल्दी से जल्दी उसे रीसेल करने का सोचेंगे नहीं, मतलब रीसेल ही करेंगे। कोई भी 12 महीने तक का वेट नहीं करेगा कि मैं 12 महीने बाद ये सामान आ ले तो मैं आ जाए, लेकिन बेचूंगा मैं से अगले साल, 12 महीने बाद, 1 साल बाद। क्यों भाई, सामान जो भी इंसान, कोई दुकानदार है, वो जैसे ही सामान खरीद के लाता है तो उसकी यही कोशिश रहती है कि मेरा सामान जल्दी से जल्दी बिक जाए। तो फॉर एग्जाम्पल, गुड्स आर परचेज विद द पर्पस टू रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट, हम सामान बेचेंगे, सेल करेंगे और प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। सेम चीज, हम माल प्रोड्यूस करेंगे, उसे सेल करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे और उन्हें कन्वर्ट कर लेंगे, प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। अगर सेम थर्ड हमारा क्या एग्जांपल आता है, थर्ड हमारे आते हैं डेटर्स। डेटर्स हमारी करंट एसेट होती है, ये हमारा
हमारे डेटर्स होते हैं वो हमारी करंट एसेट होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी चाहेगा कि डेटर से हमें जल्दी से जल्दी पैसा मनी रिसीव हो जाए, और हमें मतलब डेटर्स हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट इन कैश। भाई मैंने उधार पे सामान बेचा, अब मैं जिस बंदे ने मुझसे उधार पे सामान खरीदा है मैं उससे यही कहूंगी ना, सर आप जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दो, मैं 2 महीने का उधार दे सकता हूँ, 3 महीने का उधार दे सकती हूँ, 4 महीने का उधार दे सकती हूँ। या कोई एक एक्सेप्शन केस होता है कि हाँ सर आपको एक साल का उधार दिया है, आपको 1 साल बाद पेमेंट करनी है, तो ऐसा तो बहुत एक्सेप्शन केस होता है। तो डेटर्स में क्या होता है कि उसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि जल्दी से जल्द हमारी डेटर्स कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो ये भी हमारी करंट एसेट है। इन शॉर्ट में अगर बोलूं तो हमारी जो भी एसेट्स 1 साल के अंदर अंदर तक हमारे पास रहती हैं, 1 साल तक हमारे पास रहती हैं, वो हमारी शॉर्ट टर्म होती है, नॉन करंट एसेट्स होती हैं। और जो हमारी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होती है, हमने उसे फ्यूचर बेनिफिट के लिए रखा होता है, तो वो हमारी नॉन करंट एसेट्स होती है। ठीक है, एक बार जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। हमने भी 3 टॉपिक कवर करे हैं। क्या क्या? ड्रॉइंग्स, लाइबिलिटी एंड एसेट्स। लाइबिलिटी 2 टाइप्स की पढ़ी, इंटरनल एक्सटर्नल, फिर फर्दर 2 टाइप्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज और द करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज वो जो हमें 1 साल के बाद पे करनी होती है, मोर देन 1 ईयर, और जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है वो हमारी करंट लाइबिलिटीज होती हैं। फिर हमने एसेट्स पढ़ी, एसेट्स हमने 4 टाइप की पढ़ी, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। अभी आज के लेक्चर में हमने 3 कवर करी है। फिक्स्ड एसेट्स भी 2 टाइप्स की थी, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट जिन्हें हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट वो एसेट जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं। फिर हमने पढ़ी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मतलब जो हमने फ्यूचर बेनिफिट के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अपने पास रख रखी हैं, बिजनेस ने अपने पास रख रखी हैं, वो हमारी नॉन करंट एसेट्स होती हैं। और जो एसेट्स हम 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिन एसेट्स को, जैसे स्टॉक, डेटर्स, इन सबको हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं 1 साल के अंदर अंदर, वो हमारी करंट एसेट्स होती हैं। मतलब अगर इनमें थोड़ा क्रक्स दूं तो करंट मतलब 1 ईयर, और नॉन करंट मतलब मोर देन 1 ईयर। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एसेट्स प्लस लाइबिलिटी। ये एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, एक बार आप जब बुक से रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज नहीं समझ आती है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और कोई भी डाउट है उसे क्लियर कर ले। थैंक यू।